एंजाइम्स, एंजाइम्स के फॉर्म्स देखिए कौन कौन से होते हैं, एक्सो एंजाइम्स और एंडो एंजाइम्स। ठीक है, एक्सो एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स जो कि सेल के बाहर पाए जाते हैं, आउटसाइड द सेल। ठीक है, ये क्या कहां पाए जाते हैं, सेल के बाहर, सेल के बाहर। ठीक है, ऐसे एंजाइम्स एक्सो एंजाइम्स कहलाते हैं जो कि आउटसाइड द सेल होते हैं, सेल के बाहर पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गए, ये एक्स्ट्रा सेलुलर हो गए, सेल के बाहर तो एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, ऐसे एंजाइम्स जो सेल के बाहर पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। ओके, और ऐसे एंजाइम्स जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, सेल के अंदर, सेल के अंदर पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। क्या बोलते हैं उनको, इंट्रासेलुलर या एंडो एंजाइम्स। क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई कि एक्सो एंजाइम्स क्या होते हैं, जो सेल के बाहर पाए जाते हैं एंजाइम्स वो एक्सो एंजाइम्स होते हैं, और जो सेल के अंदर पाए जाते हैं वो एंडो एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें एग्जांपल्स में देख लीजिए क्या आ जाएंगे, इसमें एग्जांपल्स में आ जाएंगे हमारे पेप्सिन, पेप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। ये तीनों क्या है, ये तीनों डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, और ये तीनों क्या होते हैं भाई, डाइजेशन क्या होता है, आउटसाइड ऑफ द सेल होता है, तो ये तीनों एंजाइम्स सेल के बाहर पाए जाते हैं। इसी तरह से एंडो एंजाइम्स के एग्जांपल्स देख लीजिए, एंडो एंजाइम्स के एग्जांपल्स वो ऐसे एंजाइम्स जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि जो एंजाइम्स ग्लाइकोलिसिस में यूज होते हैं, या क्रेब्स साइकिल में यूज होते हैं, या फिर ईटीसी में यूज होते हैं, या टीसीए में यूज होते हैं, वो सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, वो सारे एंजाइम्स एंडो एंजाइम्स या इंट्रासेलुलर एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, enzymes of glycolysis, enzymes of TCA cycle, ठीक है, और enzymes of ETC। ठीक है, तो ये सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, एंडो एंजाइम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एंडो एंजाइम्स में क्या कौन कौन से एंजाइम्स हो गए, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में जो एंजाइम्स यूज होते हैं, एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में जो एंजाइम्स यूज होते हैं, तो भाई ग्लाइकोलिसिस में कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, जैसे कि हेक्सोकाइनेज यूज होता है, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, ये क्या है, ये ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट एंजाइम है। ठीक है, पाइरुवेट काइनेज यूज होता है, पाइरुवेट काइनेज ये लास्ट एंजाइम है, यानी कि ये 10th एंजाइम है। ओके, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब सेल के अंदर यूज हो रहे हैं। ये कहां पे यूज हो रहे हैं भाई, ये सेल के अंदर यूज हो रहे हैं, यानी कि ऐसे एंजाइम्स जो सेल के अंदर यूज हो रहे हैं वो क्या है, एंडो एंजाइम्स कहलाते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए, क्वेश्चन पूछा जाए कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है, हेक्सोकाइनेज एंड एमाइलेज, इसमें से एंडो एंजाइम कौन सा है, इसमें एंडो एंजाइम भाई कौन सा है, तो पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक्सो है, ट्रिप्सिन भी एक्सो है,
और एमाइलेज भी क्या है, एक्सो एंजाइम है। ठीक है, तो एंडो एंजाइम कौन सा है भाई, एंडो एंजाइम इसमें एक ही बचा, एंडो एंजाइम है हमारा हेक्सोकाइनेज। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें देखिए कि जो एंजाइम्स है उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एंजाइम्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, या एंजाइम्स के दो फॉर्म है, कौन कौन से, तो सब इसमें देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन में देखिए, एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन में देखिए, एंजाइम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, सिंपल एंजाइम्स, सिंपल एंजाइम्स और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। कॉन्जुगेटेड का मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ ना कुछ इसमें जुड़ा हुआ होगा। तो जो सिंपल एंजाइम्स होते हैं इसमें सिर्फ प्रोटीन पार्ट से बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन पार्ट, मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन्स। ऐसे एंजाइम्स जो सिर्फ प्रोटीन से बने हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिंपल एंजाइम्स कहलाते हैं। यानी कि अगर इनका हाइड्रोलिसिस किया जाए तो ये जो है अमीनो एसिड्स में टूट जाएंगे। जो प्रोटीन्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर के बने हुए होते हैं, डिहाइड्रेशन के थ्रू बनते हैं अमीनो एसिड से प्रोटीन्स। तो अगर इसमें पानी डाल देंगे, प्रोटीन्स जो है अगर इनका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अमीनो एसिड्स में टूट जाएंगे। तो ऐसे एंजाइम्स जो कि सिर्फ प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सिंपल एंजाइम्स। और ऐसे एंजाइम्स जो प्रोटीन के जो किससे बने हुए होते हैं, नॉन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, या फिर प्रोटीन पार्ट के साथ साथ उसमें क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। कॉन्जुगेटेड यानी कि इसमें प्रोटीन पार्ट तो होगा ही होगा, ये प्रोटीन्स तो होंगे ही होंगे, प्लस इसमें क्या होंगे, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा, नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, तो ये ऐसे एंजाइम्स जो प्रोटीन्स के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट के भी बने हुए होते हैं उनको कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। उनको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। तो हमें समझ में आ गया कि सिंपल एंजाइम्स क्या होंगे जो सिर्फ प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स जो कि प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई सिंपल एंजाइम्स तो हमें पता चल गया कि ये सिर्फ प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में देखते हैं कि प्रोटीन्स और पार्ट को क्या कहते हैं, प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं, और ये कितने टाइप्स के होते हैं ये देखते हैं हम इसमें। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं वो कितने पार्ट्स के बने हुए होते हैं, वो प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स ये प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, देखिए इसमें बहुत ही ध्यान से, तो जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं इनको और भी क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है होलो एंजाइम्स भी कहा जाता है, होलो एंजाइम्स। ठीक है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स को होलो एंजाइम्स भी कहते हैं। तो इसमें जो प्रोटीन पार्ट होगा वो कहलाता है एपो एंजाइम, नोन एज एपो एंजाइम। प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं, और नॉन प्रोटीन पार्ट क्या कहलाता है, कोफैक्टर कहलाता है।
नॉन प्रोटीन पार्ट क्या कहलाता है? कोफैक्टर कहलाता है। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स के जो नॉन प्रोटीन होते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? वो कोफैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, अब कोफैक्टर भी क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कोफैक्टर भी क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से देखिए, एक तो होता है ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। अब देखिए इसमें ऑर्गेनिक कोफैक्टर क्या होता है? ऑर्गेनिक कोफैक्टर, जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं ऐसे कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, जो एपो एंजाइम्स, ऐसे होलो एंजाइम्स या कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, ठीक है, ऐसे कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स जो एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड होते हैं, एपो एंजाइम्स से टाइटली बाउंड होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं ऑर्गेनिक फैक्टर्स। यानी कि ऑर्गेनिक फैक्टर्स वो हैं, देखिए ऑर्गेनिक फैक्टर्स वो हैं, वो ऐसे कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स हैं जो एपो एंजाइम से, यानी कि इससे एपो एंजाइम से बहुत ही ज्यादा टाइटली बाउंडेड होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स कहलाते हैं। यानी कि जब ये बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होंगे तो इनमें एक और कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा कि इनकी जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग होती है वो कैसी होती है? परमानेंट बाइंडिंग होती है। मतलब इनकी बाइंडिंग जो है वो परमानेंट होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ ही टाइम के लिए बाइंड रही है, टेम्परेरी बाइंड हुआ, नहीं, इनकी बाइंडिंग कैसी होती है? परमानेंट बाइंडिंग होती है। ठीक है, एंजाइम से ये परमानेंटली ही बाइंड रहता है। ओके, अब दूसरा देखिए, ऐसे कोफैक्टर्स, ठीक है, ऐसे कोफैक्टर्स जो कि ऐसे कोफैक्टर्स, ये क्या है? ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के बारे में बता रहे हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे कोफैक्टर्स। दूसरा भी अब यही देखिए, ऐसे कोफैक्टर्स जो एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को बोलते हैं नोन एज, ऐसे ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स कहलाते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ऐसे ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स क्या कहलाते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो होते हैं जो एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कोफैक्टर में नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कैसे? वो एपो एंजाइम से, यानी कि ऐसे कोफैक्टर, ऐसे कोफैक्टर्स जो एपो एंजाइम से, यहां मैंने एक्सो एंजाइम्स लिखा है क्या? एक मिनट, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में भी क्या है? कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में भी कौन से? कोफैक्टर। ठीक है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम में भी कोफैक्टर। यहाँ पे देखिए, ऐसे कोफैक्टर्स जो एपो एंजाइम से टेम्परेरी बाउंडेड है। ठीक है, कैसे है? टेम्परेरी, टेम्पररली बाउंडेड। तो ऐसे कोफैक्टर्स जो एपो एंजाइम से टेम्परेरी बाउंडेड है, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कोएंजाइम्स। क्या कहलाते हैं? कोएंजाइम्स। और ये कैसे होंगे? ये सिर्फ रिएक्शंस के टाइम पे ही बाउंड होंगे। ये सिर्फ रिएक्शन के टाइम पर बाइंड होंगे। ओके, तो ये क्या है? 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 ये क्या है?
तो ये हो गए आपके क्या, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। देखिए, तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं? एक तो इसमें हो गया हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरा हो गया हमारा कोएंजाइम्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स वो होते हैं जो एपोएंजाइम से बहुत ही ज्यादा टाइटली बाउंडेड होते हैं और इनकी बॉन्डिंग परमानेंट होती है। और देखिए, कोएंजाइम्स वो होते हैं जो एपोएंजाइम से बहुत ही मतलब लूजली बाउंड होते हैं या टेम्परेरी बाउंडेड होते हैं और ये सिर्फ रिएक्शन के टाइम पे ही बाउंड होते हैं, तो कोएंजाइम्स वो हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखिए, हमने देखा था कि जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स है वो दो पार्ट्स में है, प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट, और जिसमें जो कोफैक्टर है जो नॉन प्रोटीन पार्ट कहलाया वो भी दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हमने देख लिया, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। ठीक है, तो बी है हमारा इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में भाई क्या आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे मेटल आयंस। इसमें क्या आ जाएंगे? मेटल आयंस। इसमें आ जाएंगे मेटल आयंस। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एग्जाम्पल है, एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, Ca। ठीक है, तो ये एंजाइम है, इस एंजाइम का कोफैक्टर क्या है? इस एंजाइम का जो कोफैक्टर है, इस एंजाइम का जो कोफैक्टर है वो क्या है? वो जिंक है। क्या है? जिंक है। तो जिंक क्या है? इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है। भाई जिंक क्या है? मेटल आयन है। जिंक क्या है? मेटल आयन है। तो जिंक क्या हुआ? एक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हुआ। ओके, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखिए, फिर से एक बार मैं क्विक रिवीजन दे देती हूँ आपको। एंजाइम्स को दो फॉर्म में डिवाइड किया गया, एक्सो एंजाइम्स, एंडो एंजाइम्स। एक्सो एंजाइम्स वो जो सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं, इनको एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स भी कहते हैं, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। ठीक है, जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। ओके, तो ये हो गए हमारे एक्सो एंजाइम्स, ये तीनों डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि एंडो एंजाइम्स में ये एंजाइम्स सेल के अंदर पाए जाते हैं, इनको इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कहते हैं। इसमें क्रेब्स साइकिल्स में यूज होने वाले जो एंजाइम्स है, ग्लाइकोलिसिस में, टीसीए साइकिल में, ईटीसी साइकिल में जो यूज होने वाले एंजाइम्स है वो सब आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ग्लाइकोलिसिस में बताया गया कि जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है, पायरुवेट एंजाइम होता है, ये कैसे है? ये सब एंडो एंजाइम्स है या फिर इंट्रासेलुलर एंजाइम्स है। ठीक है, इसी तरह से पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज क्या है? एक्सो एंजाइम्स है, और हेक्सो काइनेज जो है वो एंडो एंजाइम है। ओके, क्लासिफिकेशन में सिंपल एंजाइम्स वो एंजाइम्स कहलाए जो कि सिर्फ प्रोटीन पार्ट के मिलकर के बने हुए होते हैं, और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स वो एंजाइम्स कहलाए जिनमें दोनों होते हैं, प्रोटीन पार्ट के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। तो नॉन प्रोटीन पार्ट जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम का होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, और जो प्रोटीन पार्ट होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम का उसको बोला गया एपो एंजाइम। ऑर्गेनिक कोफैक्टर में कोफैक्टर अगर एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड होगा तो वो कहलाएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर कोफैक्टर एपो एंजाइम से लूजली बाउंड होगा या टेम्परेरी बाउंड होगा तो वो कहलाएगा कोएंजाइम्स। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होंगे मेटल आयंस, इसमें आ जाएंगे, जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम में
कोफैक्टर होता है जिंक और ये एक मेटल आयन है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है। ओके, तो यहाँ पर आपका ये क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि कोएंजाइम्स के एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, मेटल आयंस के एग्जांपल्स पढ़ेंगे, इनमें से आपके क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज स्किप मत करिएगा, कंटिन्यू वॉच करिए और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।